टेक्निकल एनालिसिस में जो इसके टूल्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो आज हम उसको कंप्लीशन की तरफ ले जा रहे हैं। आज हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स, जो इसका लास्ट पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको पीछे जो टॉपिक हमने किया उससे अगर मैं जोड़ता हूँ, तो हमने इसमें जो टॉपिक्स लिए थे टूल्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस में, उसमें पहला था अपना एनालिसिस ऑफ मार्केट इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ पैटर्न्स एनालिसिस, यानी कि मार्केट मूव कैसे करती है, जिसमें हमने डाउ थ्योरी को पढ़ा और इलियट वेव पैटर्न को हमने स्टडी किया। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट था चार्ट्स एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के हमने चार्ट्स पढ़े, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स, लाइन चार्ट्स, ठीक है ना, इस तरह से बार चार्ट्स, बार डायग्राम, वॉल्यूम चार्ट्स, इन सबको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमने मूविंग एवरेज एनालिसिस को किया। मूविंग एवरेज एनालिसिस को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं और अदरवाइज इट इज ए पार्ट ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। आप चाहें तो इसको टेक्निकल इंडिकेटर्स का एक पार्ट मानकर वहां भी पढ़ सकते हैं, बट जिस भी रूप में समझे हम इसको पढ़ चुके हैं। फिर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स, और इन चार्ट पैटर्न्स में हमने लास्ट टाइम ये सब डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, पिछले लेक्चर के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ मैं। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस किया, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ठीक है, हायर टॉप एंड हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न्स, ठीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ठीक है, हायर टॉप हायर बॉटम जहां कंटिन्यूसली स्टॉक प्राइस में इंक्रीज को दिखा रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न जो है वो शो कर रहा था कि स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली डिमिनिश हो रहा, नीचे की तरफ है, गिरावट की तरफ है। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने इनको भी डिस्कस किया था, जिसमें एक ट्राइंगल और दूसरा फ्लैग पैटर्न, दो ये रह गए थे। चलिए इनको मैं आज कवर कर दूंगा अभी। ठीक है, वी पैटर्न और एक्स ए बी सी डी पैटर्न दोनों जो हैं काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। और जो पांचवा अपना जो है टूल्स जिसको आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, दैट इज टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। चार्ट पैटर्न के साथ साथ ये इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स ये हमारे लिए बड़ी हेल्प करते हैं। हम आज इनको समझेंगे कि किस तरह से फिर साथ में मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स की बात जो थी, तो उसमें देखिए ये दो पैटर्न्स आई थिंक बताने रह गए थे, वी पैटर्न और एक्स ए बी सी डी पैटर्न। पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ। ट्राइंगल पैटर्न्स में आपको बता चुका था कि ट्राइंगल पैटर्न्स किस तरह से करता है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल्स ये दोनों मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट टाइम। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था ये असेंडिंग चार्ट पैटर्न है, अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है तो अब ये बता रहा है कि अब स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में जाने वाला है। ये बताता है स्टॉक प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, इन सबको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और इसके बाद ये फ्लैग पैटर्न है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फ्लैग पैटर्न का मतलब मार्केट का कंसोलिडेशन, और ये बताता है कि अब पिछला ट्रेंड कंटिन्यू, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेंड्स अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ एक फ्लैग जैसी सिचुएशन बन गई है, पैरेलल। फ्लैग का मतलब दो पैरेलल लाइन सी बन जाती है एक तरह से, या रेक्टेंगल बन जाता है। और उसके बाद अगर फिर से दोबारा वही ट्रेंड्स फिर से शुरू हो जाता है तो इसका मतलब अभी कंटिन्यूसली स्टॉक अप ट्रेंड में रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब भी डिस्कस हो चुका था। ये जैसे कि आप बुलिश फ्लैग पैटर्न को देख रहे हैं और इसमें कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ भी हो रहा है, वॉल्यूम को आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो दो टॉपिक और हैं इसमें, वी फॉर्मेशन बहुत सिंपल सा है वैसे। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैंने इसको भी आज इसमें कवर कर दिया है। वी फॉर्मेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंग्लिश अक्षर जो अल्फाबेट है वी, वी जैसी शेप बनती है। ये इन्वर्टेड वी भी बन सकता है और सीधा वी भी बन सकता है। वी एकदम से तब बनता है जब अचानक किसी स्टॉक के बारे में या अचानक मार्केट में किसी तरह का डर का माहौल बन जाए। मार्केट बेसिकली आपको पता है दो कारणों से मूव होती है। एक होता है फियर फैक्टर यानी कि डर, और दूसरा होता है ग्रीड या होप।
आशाएं बढ़ती हैं तो मार्केट बढ़ती है, आशाएं कम होती है, डर बढ़ता है तो मार्केट गिरती है। तो अचानक और कोई ऐसा स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती हो, ठीक है, और अचानक कोई एक बैड न्यूज़ आ जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है उस स्टॉक में ट्रेडिंग तो ज़्यादा होती ही है, तो उससे एकदम शार्प डिक्लाइन मिलेगा। और जब अगर वो फ़ियर फैक्टर खत्म हो जाएगा, कंसोलिडेशन फेज़ में आ जाएगा, तो उसके बाद फिर लोगों को लगेगा नहीं-नहीं वो टाइम निकल गया और वो बिल्कुल तेज़ी से फिर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न आप मैक्सिमम सभी स्टॉक्स में देखेंगे, जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे, उन सब का पैटर्न आपको वी पैटर्न मिलेगा। आप अगर आप आज उनके कोई भी चार्ट आप ओपन करके देखें, चाहे वो मारुति सुजुकी है, चाहे वो टाटा मोटर्स है, चाहे वो अशोक लीलैंड्स है, ठीक है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, रिलायंस है, इन सभी के स्टॉक्स एकदम जब फियर फैक्टर, जब डर का माहौल बन गया था कोरोना टाइम में, मार्च, अप्रैल, मई, जून 3-4 महीने तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से एकदम गिरावट हुई। और अब अगर आप देखें तो इन्हीं स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से, उतनी तेज़ी से इसमें आपको बढ़ोतरी भी नज़र आ रही होगी, ठीक है ना? तो जब वो फ़ियर फैक्टर खत्म हो जाता है तो लोगों को लगता है अरे हमने तो ऐसे ही इसको बेच दिया और इतना अच्छा स्टॉक इतने कम दाम पर मिल रहा है, तो लोग उतनी तेज़ी से फिर इसको खरीदते भी हैं, ठीक है? और ये उल्टा है एक तरह से कि जब किसी स्टॉक को लेकर अचानक बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल आरवीएनएल का दिया था, रेल विकास निगम लिमिटेड का। जैसे ही वो आया एकदम हाथों हाथ इतना ज़्यादा बिका, लोगों को इतनी ज़्यादा उम्मीदें हो गई उससे, बहुत तेज़ी से बढ़ा वो। और फिर जब धीरे-धीरे लोगों को लगा कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा एज़ यूजुअल ही है, तो उसमें फिर कुछ गिरावट देखने को मिली, ठीक है ना? तो इस तरह से ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं जो आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे इसमें। तो वी फॉर्मेशन, ठीक है, वी फॉर्मेशन जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देयर इज ए लॉन्ग शार्प डिक्लाइन एंड फास्ट रिवर्सल इन द टाइप ऑफ पैटर्न्स। और ये बेसिकली कहाँ आपको दिखाई देता है, जहाँ पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं वहां पर आपको ये नजर आता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्विकली जो होप और फियर जो है उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जब बहुत तेजी से गिरावट आए या बहुत तेजी से बढ़ोतरी नजर आए, ठीक है, देयर विल बी शार्प डिक्लाइन ड्यू टू फियर एंड फास्ट रिवर्सल ड्यू टू होप। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और इन्वर्टेड वी जो है उसमें पहले शार्प आपको राइज मिलेगा और फिर उसके बाद गिरावट। जब ओवर एक्सपेक्टेशन होती है तो शार्प आपको बढ़ोतरी नजर आएगी और उसके बाद आपको तेजी से उसमें गिरावट नजर आ सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये वी पैटर्न है, दिस इज वी पैटर्न। और जो इसमें मैं ये नहीं कहता, लास्ट बहुत सारे पैटर्न है, अगर मैं करता हूं तो इसमें अभी भी बहुत सारे डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक और जो लास्ट हम इसमें ले रहे हैं, एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स में XABCD पैटर्न। और आप इस XABCD पैटर्न को जहां डाउ और आपने इलियट वेव पढ़ा था वहां पर भी पढ़ सकते हैं। जनरल पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स ऑफ शेयर्स। XABCD पैटर्न ये कहता है कि स्टॉक अगर बढ़ता है या स्टॉक गिरता है तो कभी भी ना ऐसे बढ़ता है और ना ऐसे गिरता है। स्टॉक की चाल कभी भी सीधी नहीं होती। अगर बढ़ेगा तो भी ऐसे ही बढ़ेगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से मूव करता है। और अगर गिरावट आती है तो वो गिरावट भी, कोई स्टॉक ऐसा नहीं हो सकता जो लगातार गिरता ही चला जाए, ठीक है। वो होगा, गिरावट होगी फिर कुछ बढ़ोतरी, फिर गिरावट, फिर कुछ बढ़ोतरी, फिर गिरावट, फिर कुछ बढ़ोतरी, इस तरह से ही गिरता है और इसी तरह से बढ़ता है, ठीक है। यही, और ये जो गिरावट, ये आपको चढ़ावट नजर आ रही है ना, इसके अंदर भी ऐसे ही चलेगा, फिर इसके अंदर भी ऐसे चलेगा। तो हर बार स्टॉक की मूवमेंट्स, आप सेकंड्स की मूवमेंट्स को देखें, चाहे मिनट की मूवमेंट्स को देखें, चाहे सेकंड्स की मूवमेंट्स को देखें, बढ़ना है तो बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, और गिरना है तो गिरेगा ऐसे। अब इसी को ही समझाने की कोशिश की है हैरोल्ड मैकले गार्टले, ठीक है। हैरोल्ड गार्टले, मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, हैरोल्ड मार्कले गार्टले, जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया। वो कहते हैं कि अगर स्टॉक बढ़ता है तो देखिए ये हो गया X, ये A, ये B, ठीक है, ये C और फिर ये D, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को टच करके स्टॉक की मूवमेंट्स XABCD पॉइंट्स के बीच में चलती है, ठीक है।
और इस तरह से इसकी ये डायमेंशंस बनती है एक्स ए बी बी सी और सी डी। और ये जो डायमेंशंस किस तरह की शेप बना रही हैं, ठीक है, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो देखिए इसको, जैसा कि मैंने बताया, क्रिएटेड बाय हेरोल्ड गार्टले। The XABCD pattern drawing tools allow analysis to highlight various 5 point chart pattern। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 5 पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, X, A, B, C और D। और यूजर जो है इन पॉइंट्स को चार्ट्स पर देखते हुए लाइन ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, और इससे जो 4 लाइनें बनेगी जो कि एक्स ए बी बी सी और सी डी। ठीक है, तो ये 4 लेग्स कहलाएंगे इस पैटर्न के। और ये जो 5 पॉइंट्स है एक्स ए बी सी डी, ये एक सिग्निफिकेंट हाई लो को बताता है। अब ये कितना अप है, कितना डाउन हो रहा है, कितना परसेंट अप हुआ, कितना परसेंट डाउन हुआ, इसी बेस पर इसके अलग अलग पैटर्न बनेंगे। वहां तो बहुत डेप्थ हो जाएगी, उधर तो हम नहीं जाएंगे, इन जनरल हम एक बार बस उनके देखेंगे उनको। ठीक है, बाकी ये डिस्कशन इस तरह से है, ये स्टडी इस तरह से है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 4 लेग्स जैसे कि उन्होंने बताया, एक्स ए बी बी सी और सी डी, बढ़ेगा तो भी ऐसे ही और गिरेगा तो भी ऐसे ही। ठीक है, और 4 तरह के फिर इसमें आकृतियां जो जनरली देखी जाती है, उसको अभी हम आएंगे। पहले जरा आप देख लो एक्स ए बी सी डी पैटर्न है कैसे। ये देखो, जैसे कि ये अपवर्ड मूवमेंट्स में है, ये एक्स से ए बी सी डी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ एक्स ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक प्राइस मूव करता है। अब ये मूव देखो, पहली लाइन कितनी है, दूसरी कितनी अप हो रही है और कितनी डाउन हो रही है, उसी बेस पर एक पैटर्न्स जो बनाती है। वो तो जनरली 4 तरह के पैटर्न्स इसमें आइडेंटिफाई किए हैं। एक गार्टले पैटर्न, पारंपरिक जिसको आप बोल सकते हैं। एक बटरफ्लाई पैटर्न, जिसमें एक बटरफ्लाई जैसी आकृति आपको देखने को मिलती है। बटरफ्लाई की विंग्स होती है, आपको पता है, दोनों तरफ, तो इस तरह से पंख फैलाती हुई नजर आती है। एक क्रैब बोलते हैं हिंदी में केकड़े को, केकड़ा। ठीक है, तो इस केकड़े जैसा पैटर्न जी। और एक होता है बैट पैटर्न, बैट बोलते हैं चमगादड़ को। ठीक है, जनरली आपको बटरफ्लाई और बैट पैटर्न लगभग एक जैसा सा ही नजर आएगा। ठीक है, बस अभी मैं इसकी डेप्थ में अगर मैं जाता हूं तो ये लंबा होता है। आप एक बार सिर्फ देख लीजिए कि किस तरह से, अब ये से गार्टले का पारंपरिक पैटर्न जो उन्होंने बनाया था, वो ये जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये ट्रेडिशनल पैटर्न थे। अब यहाँ से देखो एक्स से ए, ठीक है, ए से फिर आप देख पा रहे हैं इसमें एक्स ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर आगे। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है तो यहाँ ये आपको शो करता है कि यहाँ पर अब आप बाय कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहे तो यहाँ आप खरीदें और इधर जाकर आप इसमें बेच सकते हैं। ये जो आपको वैल्यूज दिखा रही है, ये सारा इसी के बेस पर फिर ये अलग अलग आकृतियां आइडेंटिफाई की जाती है कि इसके बाद ये कितना परसेंट अप, कितना परसेंट डाउन। ठीक है ना, फिर इसके बाद यहाँ से कितना परसेंट अप, कितना, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जस्ट आप ये जो पिक्चर्स हैं इनको देखें। ये दूसरा पैटर्न बियरिश गार्टले का बनाया हुआ है, एक्स से ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, तो गिरावट है, एक बार ऐसे इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, फिर अप, फिर डाउन, और उसके बाद फिर अप, और फिर अप डाउन की उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ बेचने का टाइम है, सेल। इसी तरह से जो और अलग अलग जो इसके जो पैटर्न आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बैट पैटर्न, ये बैट जैसी आकृति बनती है इसमें। ठीक है ना, एक्स ए बी सी डी। ठीक है, तो ये लास्ट में जो डी है वो एक्स से देखो नीचे बन रहा है, ये बियरिश बैट को दिखा रहा है। इसी तरह से ये बुलिश बैट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक्स ए बी सी डी। ठीक है, और उसके बाद आगे फिर से बढ़ने की उम्मीद है। तो इनको अगर हम इन परसेंटेज बेस पर स्टडी करते हैं तो ये तो बहुत डेप्थ स्टडी है, तो अलग से एक्स से बी सी डी स्टडी
अलग से होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये आप क्रैब पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है, केकड़े के जैसी चाल जो चल रहा है वही XABCD, ठीक है, और आगे बढ़ने की उम्मीद है तो ये बुलिश। इसी तरह से बटरफ्लाई पैटर्न, ठीक है, ये बुलिश बटरफ्लाई है, बेरिश इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न हमने डिस्कस किए, ठीक है। और अब जो जैसे कि मैंने बताया कि पांचवा जो टूल्स है इसका मेनली, ठीक है, और अगर मूविंग एवरेज को इसी में शामिल करके चले, अलग से ना पढ़ें, तो चौथा टूल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये है टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स, ठीक है। हमारी जो हम क्लासिफाई किया हुआ उसके हिसाब से पांचवा नंबर है इसका। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स, तो इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आप इंडिकेशन देते हैं लाइट से कि लेफ्ट साइड मुड़ना है कि राइट साइड मुड़ना है। तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो हमें ये बताते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड्स किस तरफ चलने वाला है, और यहाँ दिशाएं दो ही होती हैं, ऊपर की और नीचे की। तो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो इंडिकेटर्स जनरली आपको ये बताएंगे कि इंडिकेशन देंगे कि स्टॉक की मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में होगी, और ऑसिलेटर्स जनरली मार्केट के मोमेंटम को बताते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर्स की अगर मैं हिंदी बोलूं तो इसको बोलते हैं दोलन, ऐसे घूमना, ठीक है। आप जैसे कभी आपने झूला झूला होगा, तो जब वो झूला बहुत तेजी से ऐसे ऊपर नीचे जा रहा होता है यूं, ठीक है, इस तरह से झूलते हैं, और जब वो कम होता है उसकी स्पीड तो फिर वो इतना नहीं, फिर वो हो सकता है इतना, और उसके बाद फिर उसके बाद उसका मोमेंट्स खत्म होकर वो रुक जाता है, ठीक है। तो कौन से जो इसमें कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए जाते हैं और उन पॉइंट्स के बीच में स्टॉक्स की चाल को देखा जाता है, प्राइस की चाल को देखा जाता है, समझा जाता है, और उससे पता चलता है कि स्टॉक अब ओवरबॉट है या अंडरबॉट सिचुएशन में किस तरफ से वो है, ठीक है। तो वो सब चीज देखने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स को हम यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स आर हेल्पफुल टू कंफर्म द प्राइस मूवमेंट्स। तो जो शेयर प्राइस की मूवमेंट्स है उसको कंफर्म करने के लिए इनको हम स्टडी करते हैं, और ये इंडिकेटर्स जो है वो मार्केट ट्रेंड्स को इंडिकेट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लेते हैं, ठीक है। और वो डेटा कौन से हो सकते हैं, वो आपका ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, इनमें से कोई भी हो सकता है जिसको हम इसमें यूज कर सकते हैं और जिसके बेस पर ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग तरह के इंडिकेशंस यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो और ऑसिलेटर्स, जैसे कि मैंने बताया, ऑसिलेटर्स क्या है, शोज द स्टॉक प्राइस मूवमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में स्टॉक की मूवमेंट्स किस तरह की है उसको बताते हैं, ठीक है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम किस लिए यूज करते हैं, जो मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को हम इसमें समझने के लिए यूज करते हैं। अब देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मार्केट इंडिकेटर्स है। पहले इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद हम ऑसिलेटर्स को समझ रहे हैं। तो मार्केट इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वॉल्यूम का इंडिकेटर्स, कि शेयर्स, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन साथ में उसकी ट्रेडिंग कितनी मात्रा में हो रही है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, ये उस चीज को कंफर्म करता है। जब स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा हो और साथ में ट्रेडिंग भी तेजी से हो रही हो, तो इसका मतलब लोग बहुत ज्यादा खरीद भी रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में प्राइस बढ़ रहा है। जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा हो लेकिन वॉल्यूम बहुत कम हो, ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, यानी कि कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग खरीद के उसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनरली लोग बहुत ज्यादा उसको खरीदने वाले नहीं है, तो ये फॉल्स इंडिकेशन हो सकता है। मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि मार्केट में अप ट्रेंड आ गया है, ठीक है। तो इस तरह की जो इंडिकेशन है वो हमें इससे पता चलते हैं। तो ये देखिए क्या कुछ बताता है आपको वॉल्यूम इंडिकेटर्स। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टॉक ट्रेडिंग वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बताया, प्रोवाइड्स ए यूजफुल इंसाइट्स इनटू द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स।
आपके जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स है, शेयर प्राइस अप है या डाउन है, उसके बारे में आपको इंडिकेशन इससे पता चलता है। ठीक है, और इससे हम स्टॉक प्राइस के आने वाले ट्रेंड्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस संबंध में कुछ जो स्टडीज हुई हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो निचोड़ है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात है वॉल्यूम लेड प्राइस मूवमेंट, कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की मात्रा बताती है कि शेयर प्राइस की मूवमेंट्स किस तरफ जाएगी। वॉल्यूम से हमें अंदाजा हो सकता है। अब उस संबंध में 4 निष्कर्ष है जो अभी मैं बात कर भी रहा था आपसे, कि राइजिंग वॉल्यूम इन बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट मतलब शेयर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइजिंग वॉल्यूम। लोग खरीद भी रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रहा है, लोग लगातार खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ता जा रहा है। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ फर्दर बुलिश ट्रेंड। इसका मतलब बुलिश ट्रेंड अभी है, पक्का है और बना रहेगा। जबकि दूसरी तरफ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम इन बुलिश मार्केट, प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब कुछ लोग ही हैं जो उसको खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा आम लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, तो या तो वो लोग खरीद रहे हैं जो जिनको जनरली स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी ओवर लॉट थ्योरी में उसको पढ़ेंगे। तो ये सजेस्ट करता है कि मार्केट विल टर्न इनटू बियरिश फेज इन नियर फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया है, बहुत सारे लोग आम जन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो इसलिए बढ़ रहा है, केवल कुछ लोग उसको डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब आने वाले टाइम में जो अप ट्रेंड है वो डाउन की तरफ हो सकता है। ठीक इसी का उल्टा, राइजिंग वॉल्यूम इन बियरिश मार्केट, मार्केट गिर रही है और ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। मार्केट प्राइस भी गिर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा बेच भी रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है और ट्रेडिंग किस तरफ हो रही है, गिरावट की तरफ। इसका मतलब भाई ये बियरिश फेज बना रहेगा। तो प्राइस जिस तरफ जा रहा है, अगर वॉल्यूम भी उसी तरफ जा रहा है तो उसको कंफर्म कर देता है। तो बियरिश फेज, ठीक है, तो इट इंडिकेट्स ए बियरिश फेज, और ये कंटिन्यू रह सकता है नियर फ्यूचर में भी। ठीक है, इसी तरह से डिक्लाइनिंग वॉल्यूम इन बियरिश मार्केट, मार्केट में तो गिरावट है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, लोग बेचने वाले हैं कम, प्राइस गिर रहा है लेकिन कुछ लोग बेच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये गिरावट अब आने वाले टाइम में अपना मूवमेंट्स चेंज कर सकती है। ठीक है, तो एक तो इस काम में इसको हम यूज करते हैं। दूसरा जो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कंफर्म द चार्ट पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न जैसे भी हमने पढ़ा, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, वी कंफर्मेशन, ट्राइंगल्स, ठीक है, इनमें साथ में हम वॉल्यूम को भी देखते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि भाई वी पैटर्न में भाई ये जो इस तरह की गिरावट है, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, साथ में उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम के सिग्नल भी उसको जो है सपोर्ट कर रहे हो, तो ये जो चार्ट पैटर्न जो इंडिकेशन कर रहे हैं वो उसके लिए और पुख्ता सबूत मिल जाता है। ठीक है ना, तो चार्ट पैटर्न्स को कंफर्म करने के लिए साथ में वॉल्यूम को भी देखा जाता है। अगर जो चार्ट पैटर्न जो हमें बता रहा है और साथ में वॉल्यूम भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है। जबकि अगर वॉल्यूम उसको कंफर्म नहीं कर रहा तो ये सिग्नल वीक होता है, यानी कि ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरह से वॉल्यूम कंफर्म द ट्रेंड, वॉल्यूम की हेल्प से ही ट्रेंड जो है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, कि जो मूवमेंट्स स्टॉक की जिस भी डायरेक्शन में हो रही हो, ठीक है, मान लीजिए स्टॉक प्राइस गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, और एक दिन स्टॉक प्राइस अचानक बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, मान लो जो भी आप माने, 10%, 5% बढ़ गया। अब एकदम से आप सोचें कि भाई आज स्टॉक प्राइस बढ़ गया और इतना ज्यादा बढ़ गया, चलो अब तो इसका मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं, अभी जल्दबाजी है। साथ में उस दिन ये देखो उस दिन ट्रेडिंग कितनी हुई, अगर उस दिन ट्रेडिंग भी ज्यादा हुई है, अगर उस दिन वॉल्यूम भी बढ़ा है, तब तो आप मान सकते हो कि हाँ पे ये गिरावट वाला दौर अब बढ़ने की तरफ हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो ये फॉल्स सिग्नल है। इसका मतलब कुछ लोगों ने आज उसको खरीद लिया ज्यादा मात्रा में, और बस प्राइस जो है वो फॉल्स इंडिकेशन है। इसका मतलब मार्केट अभी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक इसी तरह से शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है और एक दिन अचानक गिर गया बहुत ज्यादा, तो साथ में वॉल्यूम को जरूर देख लीजिए।
एक दिन अचानक बहुत ज्यादा गिर गया तो ये मत घबराइए कि अब ये प्राइस गिर जाएगा, पता नहीं कितना गिर जाए तो मैं बेच के निकलूं। अगर उस दिन वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बढ़ा है, तो इसका मतलब भाई अब लोग बेचना शुरू कर दिया है तो आप भी बेच के निकलो। लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, मात्र जो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो इसका मतलब कुछ लोगों ने बेचा है, आम लोग अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें आप देख पा रहे हैं, मूवमेंट इन आइदर डायरेक्शन फॉलोड बाय हाई वॉल्यूम। जो भी मूवमेंट्स होती है वो उसके साथ जो हाई वॉल्यूम अगर भी नजर आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। जैसे इफ स्टॉक प्राइस इंक्रीज बाय 10% आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डिक्लाइन विद हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रेंड, ठीक है, इट सिग्नल्स ए ट्रेड रिवर्सल। इसका मतलब ट्रेड रिवर्सल हो गया है। ठीक है, इफ राइज इन प्राइस नॉट फॉलोड बाय हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो इट इंडिकेट्स मार्केट इज नॉट इंटरेस्टेड इन अपवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब मार्केट अभी भी अपवर्ड मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रही है। इसका मतलब ये अभी एक फॉल्स सिग्नल है। अभी आप जल्दबाजी ना करें कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है और आप इसको खरीदना शुरू कर दें, तो अभी बेटर होगा कि आप वॉच करें, अभी आप इंतजार करें और देखें, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला हमने वॉल्यूम, हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट इंडिकेटर्स, उसमें पहला हमने पढ़ा वॉल्यूम इंडिकेटर्स को। दूसरा है मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आप इसको बोल सकते हैं। मार्केट ब्रेड्थ किसको बोलते हैं? ब्रेड्थ का मतलब गहराई, चौड़ाई। तो जितने लोग खरीदने वाले हैं और जितने लोग बेचने वाले हैं उनका गैप, या यूं कह लीजिए कि स्टॉक प्राइस, देखो जब जिस दिन सेंसेक्स बढ़ा हो या निफ्टी बढ़ा हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे स्टॉक प्राइस बढ़ गए होंगे, सारे गिर गए होंगे, कुछ बढ़े होंगे और कुछ गिरे होंगे। तो मार्केट ब्रेड्थ जनरली हम कैसे निकालते हैं? इट इज द स्प्रेड बिटवीन द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट एडवांस एंड डिक्लाइन इन प्राइस। मार्केट में लाखों शेयर्स हैं जो लिस्टेड है, तो कितने शेयर्स बढ़े और कितने शेयर्स के प्राइस गिरे, ठीक है, वो जो डिफरेंस है उसी को मार्केट ब्रेड्थ बोलते हैं। इफ 400 स्टॉक एडवांस इन प्राइस, 400 स्टॉक्स बढ़े और 250 स्टॉक के प्राइस गिरे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डे को, तो ये उसकी मार्केट ब्रेड्थ 150 हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी मार्केट ब्रेड्थ ही पॉजिटिव रहेगी उतना ही इंडिकेशन है मार्केट ये पॉजिटिव होने पर अप ट्रेंड को दिखाता है, और ये नेगेटिव हो रहा हो, मान लीजिए स्टॉक बढ़े हों 250 और घटे हों 400, ठीक है, तो इसका मतलब 150 नेगेटिव, तो ये डाउन ट्रेंड की पोजीशन को दिखाता है। लेकिन सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग से पता नहीं चलता, इसके लिए हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एन इन्वेस्टर्स कैन कंप्यूट कम्युलेटिव ब्रेड्थ एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग इट सिग्नल्स ए बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। और अगर जो ये कह लीजिए कि गिरावट की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये बेयरिश ट्रेंड को दिखाती है। और आप अगर ये इस तरह से इसमें से घटाएं नहीं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसको फिर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोल देते हैं, एडी रेशियो कहलाता है, एडी रेशियो। बात हुई है नंबर ऑफ स्टॉक्स एडवांसिंग में से नंबर ऑफ स्टॉक डिक्लाइनिंग घटाने के बजाय उससे हमने डिवाइड कर दिया है जस्ट। ठीक है, तो इस टेबल से आप देखेंगे तो आपको सारी बात वो क्लियर हो जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, स्टॉक एडवांस इन प्राइस, ये हमने 5 दिन के डेटा लिए, वैसे ही इमेजिनरी डेटा है। तो इस पहले दिन 400 शेयर्स थे जिनके प्राइस बढ़े, ये शेयर प्राइस नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, जिनके प्राइस बढ़े, और ये 200 शेयर जिनके प्राइस घटे, तो मार्केट ब्रेड्थ आज की होगी 200। अगले दिन 500 के बढ़े, 350 के घटे, मार्केट ब्रेड्थ है 150। अगले दिन 450 के प्राइस बढ़े, 500 के घटे, तो मार्केट ब्रेड्थ -50। अगले दिन 400 के बढ़े और 500 के घटे, तो मार्केट ब्रेड्थ है -100। और अगले दिन 600 और 400 है तो मार्केट ब्रेड्थ हुई 200। कम्युलेटिव ब्रेड्थ कैसे निकलेगी? ये तो पहले तो 200 होगी, 200 में 150 जोड़िए 300, 300 में 50 घटाइए तो 300, ठीक है, 300 में 100 घटाएंगे तो 200, और 200 में 200 जोड़ेंगे तो 400। तो इस तरह से ये जो लंबे पीरियड की कम्युलेटिव ब्रेड्थ है अपवर्ड की तरफ है या डाउनवर्ड की तरफ है,
वो हमें बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। और अगर आप एडी रेशियो निकाल रहे हैं तो सिंपली 400 को 200 से डिवाइड किया 2 आ गया, 500 को 350 से डिवाइड कीजिए ये, तो ये एडी रेशियो भी बात वही है, इसमें घटाने के बजाय हम डिवाइड कर रहे हैं। इसकी हेल्प से भी आपको इंडिकेशन मिल जाता है। इसको अगर आप एक ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे एडी रेशियो को, तो ये एडी रेशियो आपको बताएगा कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इससे भी आपको अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। एक होती है इसमें ऑड लॉट थ्योरी। अब ऑड लॉट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट क्या है? आपने एक चीज सुनी होगी कि जो आम इन्वेस्टर्स, जब मार्केट बढ़े चाहे मार्केट घटे, हमेशा पिटता आम इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, इसको रिटेलर्स बोलते हैं। मार्केट में जब आप देखेंगे ना किसी भी शेयर्स का, आप देखेंगे होल्डिंग का, तो आपको सबसे पहले तो दिखाएंगे कि इसके जो प्रमोटर्स है उनके पास कितनी होल्डिंग है, फिर दिखाएंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कितनी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कितनी है, और थोड़ा सा प्रोपोर्शन रहता है उनके पास रिटेलर्स के पास। रिटेलर्स में हम आप सब लोग हैं। अब ये ओड लोड थ्योरी क्या कहती है, ओड लोड रेशो क्या कहता है? ओड लोड का मतलब यह है कि जो वो करते हैं उनसे उल्टा चलो, उनसे ओड चलो, क्योंकि वो खुद उल्टा चलता है। अब मतलब क्या है? कहता है जब शेयर प्राइस नीचे होता है ना, खरीदने का टाइम होता है, तो आम इन्वेस्टर को सुध नहीं आती, उस टाइम वो उसको नहीं खरीद रहा होता। और जब शेयर प्राइस बढ़ के बढ़ते बढ़ते जब पीक पे पहुंच जाते हैं, तब एक आम इन्वेस्टर जाता है, अरे ये शेयर वाला शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है, चलो मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि एनालिसिस जनरली वो करते नहीं है, तो वो पीक पर जाकर खरीदेंगे। और जब शेयर प्राइस में गिरावट आ रही होती है, ठीक है, तो जब बिल्कुल गिर जाता है तब जाकर वो बेचते हैं। वो उल्टा चलते हैं जनरली, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ठीक है, जब किसी शेयर्स को बहुत ज्यादा खरीदा हुआ देखते हैं, तब उनको लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया, तो यानी कि आगे बढ़ सकता है, उस समय वो खरीदने के लिए सोचते हैं। और जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है, तब वो बेचने की सोचते हैं। अब इससे होता क्या है, DII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने यहाँ खरीदा इस प्राइस पर, इसके बाद फिर और लोगों ने खरीदा, फिर औरों ने खरीदा, अब आपने जाकर यहाँ आके खरीदा। ठीक है, तो शेयर प्राइस पहले से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। अब इसके बाद DII FII वाले बेच कर निकल जाएंगे, और उसके बाद लॉस भुगतने के लिए ये आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो रह जाएंगे। और यही गलती वो मार्केट गिरने के टाइम पर करते हैं। ठीक है, जब मार्केट में हल्की सी गिरावट शुरू होती है तब नहीं बेचते, जब बहुत ज्यादा गिर जाता है तब लगता है कि, जब उस समय वेट करने का इंतजार होता है, उस समय वो सोचते हैं पता नहीं अभी तो और कितना लॉस हो जाएगा, बेच के निकल जाते हैं। तो ओड लोट रेशियो कहता है कि भाई क्योंकि उसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ही बिहेव लाइक ए क्राउड, वो एक भेड़ चाल का बिहेव करता है। इसलिए आप क्या करो, एक बढ़िया सा इंडिकेशन ये है कि रिटेलर्स को पकड़ लो, कि ये जो आप जो इसमें होल्डिंग देखते हैं ना, ट्रेडिंग, तो उसमें साथ साथ ये भी बता रखे होते हैं आज ट्रेडिंग में FII की कितनी है, DII की कितनी है, रिटेलर्स की कितनी है। आप रिटेलर्स को पकड़ लो और उनका रेशियो देखो कि उनमें खरीदने वाले कितने हैं, उनमें बेचने वाले कितने हैं, और उससे उल्टा चलो। अगर रिटेलर्स खरीद रहे हैं तो आप बेचो, रिटेलर्स बेच रहे हैं तो आप खरीदो, तो उनसे ओड चलो। ठीक है, ये बताती है, क्योंकि ये कहते हैं कि वो अमूमन उल्टा चलते हैं, तो उल्टे का उल्टा आपको पता है सीधा होता है। तो एज पर ओड लोड थ्योरी, स्मॉल इन्वेस्टर्स आर जनरली रॉन्ग, एस्पेशली बिफोर ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। इट implies that small investors buy heavily just at the peak। जब जब बेचने का टाइम होता है उस टाइम तो खरीद रहे होते हैं, और जब खरीदने का टाइम होता है उस समय वो बेच रहे होते हैं, इसलिए वो बढ़ने पर भी लॉस में होते हैं और घटने पर भी लॉस में होते हैं। ठीक है, तो उनका प्राउड बिहेवियर होता है, और इसी कारण आपको करना क्या चाहिए, देयरफॉर कॉन्टेरियन व्यू इन दैट वन शुड ट्रेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। ठीक है, और इसके लिए आप ओड लोड रेशो कैसे निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ओड लोड परचेज डिवाइड कर दीजिए इसको ओड लोड सेल्स से। ठीक है, परचेज डिवाइड बाय सेल्स, ओड लोड मतलब स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा कितना, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचा कितना। अगर ये रेशियो 1 प्लस है, 1 से ज्यादा है, यानी कि परचेज ज्यादा हो रही है, तो आप सेल करो। और ये रेशियो अगर 1 से कम है,
यानी कि परचेज कम हो रही है, सेल ज्यादा हो रही है, तो आप उसको खरीदो, ठीक है, आप उनसे उल्टा चलो, ठीक है, यही ये बताता है। तो इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 1 एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, देन इट इम्प्लाइज दैट द मार्केट विल टर्न इनटू बियरिश, यानी कि वो सब खरीद रहे हैं, यानी कि वो गलती कर रहे हैं, और इसका मतलब मार्केट उल्टी चलेगी, मार्केट बेरिश चलने वाली है, इसलिए अब आपको इसमें खरीद लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट और ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट विल टर्न इनटू बियरिश इन नियर फ्यूचर, और ये अब आपके लिए सेल सिग्नल है। हाँ जी बिल्कुल, गिरावट आने वाली है मार्केट में, तो इसलिए आप इससे बेचकर निकल जाओ, क्योंकि वो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा इसमें जो आता है, जैसे कि मैंने बताया भी, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अलग से, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मूविंग एवरेज को देख लीजिए कि स्टॉक प्राइस की मूवमेंट्स मूविंग एवरेज के साथ, अगर स्टॉक की मूवमेंट्स जो है मूविंग एवरेज को नीचे से काट रही है तो बाय सिग्नल को देती है, और गिरता हुआ स्टॉक प्राइस अगर मूविंग एवरेज को ऊपर से काट रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो ये सेल का सिग्नल देता है, यानी कि अब इसमें और गिरावट हो सकती है, इसलिए बेचो और निकलो यहाँ से। और ये जब इसको बढ़ते हुए नीचे से काट रहा होता है, ये स्टॉक प्राइस का एक्चुअल प्राइस है और ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। जब ये नीचे से काट रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, ऊपर से काट रहा है तो प्राइस गिरेगा, जनरली ऐसा समझा जाता है, जबकि इतना आसान कुछ भी होता नहीं, ठीक है। तो इफ स्टॉक प्राइस कट्स मूविंग एवरेज फ्रॉम बिलो जनरली इंडिकेट्स बाय सिग्नल एंड वाइस वर्सा। और इसमें एक दिन मैंने आपसे डिस्कस किए भी थे सारे, एसएमए बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को, ये हमने आपको निकालने में बताई थी, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 20 डेज, 200 डेज किस तरह से निकलती है। एक इसमें शायद मैंने डिस्कस की भी थी आपको, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इसमें ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, सिंपली मूविंग एवरेज के बेस पर ही निकाली जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका अभी का प्राइस है ना, नजदीक वाला, उसको ज्यादा महत्व देते हैं बजाय पुराने प्राइस के। जैसे मान लो 200 दिन की मूविंग एवरेज निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी इस तरह से 200 दिन के हमारे पास प्राइस है। अब सिंपल मूविंग एवरेज में तो सबको जोड़ना है 200 दिन के प्राइस को, और जोड़ के 200 से डिवाइड करना है। लेकिन जो ये मूविंग एवरेज है ईएमए, ये एक तरह से वेटेड मूविंग एवरेज है, जिसमें हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो नजदीक वाले प्राइस, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट नजदीक वाले प्राइस से ज्यादा अफेक्ट होगी बजाय जो पिछले पुराने प्राइस थे। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कभी अपने बहुत पुराने बहुत हाई प्राइस पर रहे, लेकिन आज वो बहुत कम के रहे, ठीक है। टाटा मोटर्स का मैं अभी एग्जांपल ले रहा था शायद, तो उसका भी कभी प्राइस 400-500 के आसपास रहा था, अब वो बहुत दिनों के बाद कभी वो 200 पार करके पहुंचा है, 240-44 अब पहुंचा है वो भी, ठीक है। अदरवाइज तो 200 से नीचे 170-80 के आसपास की उसकी रेंज बन गई थी, ठीक है। तो जो नजदीक वाला प्राइस है उसको ज्यादा देखा जाना चाहिए बजाय पिछले के। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरह से हम वेटेड मूविंग एवरेज निकालते हैं, और इसमें रिसेंट प्राइस जो है उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं बजाय पुराने प्राइस के, ठीक है। और ये निकलती कैसे है, वैसे तो मैनुअली निकालने में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड से इसमें टीडीएस कैलकुलेशन है, फिर भी अगर आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें इसमें क्या करते हैं, करंट डेज क्लोज प्राइस, आज का जो क्लोजिंग प्राइस के बेस पर काम करती है। तो आज की अगर आपको ईएमए निकालनी है, तो आज का क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस डे ईएमए, पिछले दिन की ईएमए जो चली आ रही है वो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट से, एक्सपोनेंट अभी हम यहाँ निकालेंगे इसमें, और प्लस प्रीवियस डे ईएमए, पिछले दिन की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोड़ दो, ये फॉर्मूला है उसके लिए। एक्सपोनेंट होता है इसमें 2 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, 2 और 1 कांस्टेंट है, और n का मतलब जितने दिनों के लिए मूविंग एवरेज आप निकाल रहे हो। मान लो आप 10 डेज की मूविंग एवरेज निकाल रहे हो, तो आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा 10 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1। आप 100 डेज की मूविंग एवरेज निकाल रहे हो तो 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, और 200 डेज की निकाल रहे हो तो 2 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1। तो ये एक्सपोनेंट होता है, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उस तरह से आप इसमें ईएमए निकाल सकते हैं। और सिंपल सी बात, जो 100 बातों की एक बात, ये ईएमए वगैरह तो हमें सब निकली हुई मिल जाती है, मैंने आपको दिखाए भी थे इसमें,
इंडिकेशंस में। तो ईएमए जो है, बढ़ती हुई ईएमए हमें बताती है कि शेयर प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, और गिरती हुई ईएमए इसके गिरावट की तरफ इंडिकेट करती है। तो ये इसके मेनली हैं इंडिकेटर्स। और दूसरी कैटेगरी जो हमने बताई, ऑसिलेटर्स, ठीक है। ऑसिलेटर्स मतलब शेयर प्राइस किन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है, उस मूवमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे मार्केट के मोमेंटम का पता चल जाए कि मोमेंटम अप साइड में ज्यादा है या डाउन साइड में ज्यादा है, ठीक है। तो ऑसिलेटर्स इंडिकेट्स मोमेंटम ऑफ द मार्केट, ठीक है। इट शोज मार्केट की भी और उस पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है, स्टॉक है, उसकी भी, ठीक है। मोमेंट्स ऑफ शेयर प्राइस अक्रॉस ए रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। इसमें हम दो पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स के बीच में उसकी मूवमेंट्स को देखेंगे। अभी हम देखेंगे रेंज आती है इसमें, जनरली 70 और 30 की रेंज रहती है। 70 से ऊपर हम लेते हैं उसको ओवरबॉट मानकर चलते हैं, और 30 से नीचे आने पर उसको ओवरसोल्ड मानकर चलते हैं। अभी हम आ रहे हैं उस पर। तो ऑसिलेटर्स आर हेल्पफुल इन शोइंग ट्रेंड रिवर्सल, कि कब ट्रेंड बदलेगा। तो जब ओवरबॉट वाली सिचुएशन में आ जाता है, ओवरबॉट मतलब ज्यादा खरीदा हुआ, तो इसका मतलब बदलेगा ट्रेंड, अब गिरेगा। और जब ओवर सोल्ड वाली सिचुएशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा गिर चुका होता है, तो अब इसका मतलब ट्रेंड फिर से बदल सकता है और इसका मतलब अब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट मोमेंटम को बताता है, ओवर सोल्ड और ओवर बॉट पोजीशन को बताता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब आप ऑसिलेटर्स को देखें तो साथ में चार्ट पैटर्न जरूर देख लें, क्योंकि सिर्फ ऑसिलेटर्स पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार ये ऑसिलेटर्स जो है, क्योंकि तो एक कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लगाएंगे और कैलकुलेशन से निकल कर आ जाएंगे, और ये आपको फॉल्स इंडिकेशंस दे सकते हैं। इसलिए ऑसिलेटर्स के साथ में चार्ट की स्टडी जरूर की जानी चाहिए। सिर्फ ऑसिलेटर्स के बेस पर कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ये यहाँ मेंशन भी किया है हमने कि एनालिसिस ऑफ इंडिकेटर शुड बी डन इन द लाइट ऑफ प्राइस चार्ट बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन अबाउट बाइंग और सेलिंग स्टॉक। द ऑसिलेटर्स मस्ट बी कंफर्म्ड विद चार्ट्स। तो इसके कंफर्मेशन चार्ट्स के साथ जरूर ही होनी चाहिए। अब कौन कौन से हैं, इन पे थोड़ा बहुत मैंने एक दिन डिस्कस किया था, लेकिन उस दिन ज़्यादा टाइम था नहीं, तो आज हम थोड़ा सा इस पर फुर्सत से बताते हैं आपको। तो पहला इसमें ऑसिलेटर्स जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और जो कह लीजिए कि पॉपुलर ऑसिलेटर्स होता है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज का मतलब तो समझ रहे हो, मूविंग एवरेज होती है। इसमें मूविंग एवरेज कौन सी वाली होती है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है भाई, जो अभी मैंने आपको बताई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का मतलब समझने से पहले देखो, ये MACD निकालते कैसे हैं। हम दो मूविंग एवरेज लेते हैं, एक शॉर्ट पीरियड की और एक लॉन्ग पीरियड की। और शॉर्ट पीरियड वाली मूविंग एवरेज में ज्यादा तेजी से चेंज होता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं एक तो लूं कि 10 दिन की एवरेज, ठीक है, अब 10 दिन की एवरेज ले रहा हूं, तो आज जो शेयर प्राइस में चेंज हुआ, मान लो आज शेयर प्राइस 20% से बढ़ गए, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, 10 यूनिट पर बटेगा। और यही अगर मूविंग एवरेज 200 दिन की होती, तो आज के 20 जो है बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ, कितना कम फर्क पड़ेगा, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो जो शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज है भाई, सिंपल सी बात है कि आपके जो कह लीजिए कि जो है 20, आपके जो है 10 लोग हैं और उनकी एवरेज इनकम मान लो 20 रुपये आ रही है। अब उनमें हम एक 11वां आदमी ले आए और उसकी अकेले की इनकम ही 500 है, ठीक है। तो अब 11 लोगों की एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी भाई? 210 लोगों की, यानी कि 220 10 लोगों की, तो 20 गुना 10 200 और जमा 500 कितनी हो जाएगी? 700। और 700 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, 70 के आसपास हो जाएगी, तो ज्यादा इम्पैक्ट आ गया। लेकिन अगर यही 200 लोग होते, ठीक है, और तब एक
जो कह लीजिए कि 201वां आदमी आता है और उसकी इनकम 500 होती, तो उसका इम्पैक्ट कितना आता है इस एवरेज पर? भाई 200 लोगों की जो कह लीजिए कि एवरेज इनकम जो है 100 लोगों की एवरेज इनकम 20 है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 2000, 2000 और 500 कितना हो जाता है 2500, और इसको 101 से डिवाइड करो तो बहुत ज्यादा फर्क फिर नहीं आता। तो एवरेज जो लंबे टाइम पीरियड पर फैलाई जाएगी उसमें मूवमेंट्स कम होगी, शॉर्ट पीरियड के लिए पर जो फैलाएंगे उसमें मूवमेंट्स अधिक होगी। तो उसी फिलोसफी पर ये काम करता है। तो शॉर्ट पीरियड वाली मूविंग एवरेज में से लॉन्ग पीरियड वाली मूविंग एवरेज को एक हटाता है, ठीक है, और जो डिफरेंस होता है वही MACD कहलाता है, ठीक है। पॉजिटिव अगर होता है तो ये बताता है कि पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट बढ़ेगी, और नेगेटिव है तो बताता है कि मार्केट गिरेगी, ठीक है। और कोवर्जेंस और डाइवर्जेंस बोलते हैं कि पास उनकी मूवमेंट्स कैसी है, कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज एक दूसरे से दूर भाग रही है तो वो कहलाता है डाइवर्जेंस। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज एक दूसरे के नजदीक आ रही है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। आइए अब इसको पढ़ते हैं। तो MACD इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने बताया। इन दिस टेक्निक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज आर कैलकुलेटेड यूजिंग क्लोजिंग प्राइस यूज करते हैं भाई हम इसमें, ठीक है। देन MACD हम किस तरह से निकालते हैं? MACD होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम क्या बोलते हैं? EMA, ठीक है। तो जब शॉर्ट टर्म वाली है उसके आगे S लगा देंगे, SEMA बन जाएगी। लॉन्ग टर्म वाली के आगे L लगा देंगे तो LEMA। तो SEMA माइनस LEMA, दिस इज MACD, ठीक है। और इफ द वैल्यू ऑफ SEMA इज मोर देन LEMA, यानी कि MACD पॉजिटिव जब हो, ठीक है, तो पॉजिटिव MACD हमें बताता है राइजिंग ट्रेंड, प्राइस बढ़ने वाला है, शेयर प्राइस में जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, बढ़ने की तरफ। और जनरली हम क्या क्या लेते हैं? 12 और 26 डेज वाली यूज कर सकते हैं। 12 डेज की तो शॉर्ट पीरियड वाली, 26 डेज की लॉन्ग पीरियड वाली, या 12 और 48 वाली। जनरली यूज तो आप कोई भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा कॉमन है। शॉर्ट टर्म की 12 डेज की, लॉन्ग टर्म की 48 दिन की, इनका डिफरेंस लेकर भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जैसे कि हमने आपको बताया कि SEMA चेंज फास्टर देन LEMA। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में परिवर्तन तेजी से होता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के मुकाबले, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मुकाबले। तो LEMA लेस रिएक्टिव टू प्राइस इन कंपैरिजन टू SEMA। ये भी मैंने आपको बताया कि शेयर प्राइस में जो चेंज होगा, तो एक तो 200 दिन की एवरेज आ रही हो, एक मान लीजिए 20 दिन की एवरेज आ रही, तो 20 दिन में तेजी से परिवर्तन नजर आएगा, 200 दिन वाले में परिवर्तन कम होगा, ठीक है। तो हेंस चेंज दैट अकर्स इन MACD जनरली बिकॉज ऑफ SEMA। जो भी MACD में जो परिवर्तन आता है वो जनरली SEMA के कारण होता है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मैंने आपको बता ही दिया। कन्वर्जेंस टेक प्लेस व्हेन मूविंग एवरेज मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के नजदीक आने वाली हो तो वो कन्वर्जेंस कहलाता है। दोनों दूर की तरफ जा रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हो, तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और इस बेस पर एक MACD सिग्नल लाइन खींची जाती है, ठीक है। MACD सिग्नल लाइन क्या होता है कि जो MACD बना, अभी जो हमने अलग अलग दिन के MACD फाइंड आउट किए, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस फाइंड आउट किए, ठीक है, मतलब जो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो डिफरेंस हमने निकाला, उसकी 9 डेज की EMA निकालो, उसकी एवरेज निकालो, इस जो डिफरेंस की एवरेज निकालो 9 दिन वाली EMA, उसे हम MACD सिग्नल लाइन बोलते हैं। और इस सिग्नल लाइन से इंटरप्रिटेशन कैसे होता है कि जब MACD इसको नीचे से काट रही होती है तो इसका मतलब मार्केट बढ़ेगी। और जब ऊपर की तरफ से देखो, जैसे ये आपका लाइन चल रही है और ये सिग्नल लाइन है मान लो, और ये आपकी MACD इसको नीचे से काट कर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्राइस अप होंगे, और ऊपर से काट कर नीचे की तरफ जा रही है तो प्राइस डाउन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये MACD काम करती है। इसी में ही हम
MACD का हिस्टोग्राम भी निकाल सकते हैं। द MACD हिस्टोग्राम क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन MACD वैल्यू एंड सिग्नल लाइन। अब ये जो सिग्नल लाइन जो हमने बनाई, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है और जो MACD है, उन दोनों का जो आपस का जो डिफरेंस है, MACD लाइन का और सिग्नल लाइन का डिफरेंस, उसे हम MACD का हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और MACD हिस्टोग्राम में जो परिवर्तन होता है वो MACD के कारण होता है। ठीक है, चेंज इन MACD हिस्टोग्राम अकर्स चेंज इन MACD। हिस्टोग्राम में परिवर्तन होगा तो इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, ये जीरो कब हो जाएगा? जब MACD लाइन, ये सिग्नल लाइन है और ये MACD लाइन है, दोनों जहां बराबर होगी, जहां एक दूसरे को टच कर रही है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, उसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। इट बिकम्स जीरो व्हेन MACD क्रॉस ए दिस सिग्नल लाइन। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव व्हेन MACD, ये MACD जब इससे ऊपर होगी तो पॉजिटिव होगा, नीचे होगी तो नेगेटिव होगा, और जब यहाँ इस पॉइंट पर होगी तो जो है जीरो होगा। ठीक है, पॉजिटिव MACD हिस्टोग्राम बताता है कि ये बाय सिग्नल है ये, और नेगेटिव जो है ये सेल सिग्नल को बताता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कई बार ये फॉल्स सिग्नल दे देता है, इसलिए साथ में जो चार्ट्स है उससे कंफर्म इसको जरूर किया जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी है टाटा मोटर्स। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे, और मैं अब इसमें इसकी स्टडी पर एक मिनट, पोजीशन, यस, इसमें मैं MACD डाइवर्जेंस लगा रहा हूं मैं, तो आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ। यस सर। ये देखिए, ये MACD डाइवर्जेंस आप देख रहे हैं। ठीक है, MACD। ठीक है, ये जो, एक मिनट में थोड़ा सा इसमें काम कम कर, देखो इसमें ये जो लाइन नजर आ रही है ब्लू लाइन, ये तो MACD की लाइन है। ठीक है, ये रेड लाइन जो है ये उसकी सिग्नल लाइन है, उस एवरेज की एवरेज करी हुई है। ठीक है, और MACD हमने कैसे निकाला था? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, जो 2 पीरियड की मूविंग एवरेज, इसमें शो भी कर रखा होगा किस पीरियड की है। मैं एक बार इसको क्लिक करूँ, ये थोड़ा सा काम कम कर रहा है नेट सिग्नल की वजह से, वरना क्लिक करते हैं पूरा शो करता है। चलिए कोई बात नहीं। और ये जो नीचे आप जो देख रहे हैं ना, ये जो डाउन की तरफ और अप की तरफ, ये इसके हिस्टोग्राम्स हैं। जब ये हिस्टोग्राम्स ऊपर हैं, देखो अब जरा गौर से देखो, ये ब्लू लाइन देखो और ये रेड लाइन को देखो। ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन है नीचे। ठीक है, तो सिग्नल लाइन नीचे है और ब्लू लाइन इसके ऊपर है, तो हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ये यहाँ बाय सिग्नल है, और आप ऊपर देख भी रहे हैं मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में नजर आ रही है आपको। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ रेड वाली लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन आपको नीचे दिख रही है, तो इसकी वजह से ये जो कह लीजिए कि जो येलो हिस्टोग्राम है ये नीचे की तरफ बन रहे हैं। ये क्लियर कट सेल सिग्नल को दिखाता है, और यहाँ देखो इस दौरान मार्केट में गिरावट भी नजर आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, एक जनरल इंडिकेशन के तौर पर। और मैं एक बार फिर से देखता हूँ इसमें, इसमें जो तब्दी कहाँ गई, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा हैंग हो गया भाई, ये काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। एक मिनट में दोबारा से कोशिश करता हूँ। हाँ जी, अब शायद अब काम करेगा ये। MACD डाइवर्जेंस, तो ये इस तरह से करेगा। इसको थोड़ा सा एक बार आप खुद करके देखिएगा, इसमें क्लिक नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस आता हूँ उसमें जो अपने डिस्कशन पर। थोड़ा से हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है इसमें। यस, तो वापस आते हैं। इसमें थोड़ा सा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हैंग हो रहा है वो एक्चुअली।
तो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा। तो ये MACD मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। इसी तरह से होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑसिलेटर्स, ठीक है। और दिस ऑसिलेटर्स वाज डेवलप्ड बाय वेल्स वाइडर, ठीक है। और ये एक बड़ा टेक्निकल स्ट्रेंथ और वीकनेस को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये मैंने आपको शो भी किया था एक बार, ठीक है, कि इसमें जो आपकी दो लाइनें बनी हुई होती है, उन लाइन के ऊपर हम देखते हैं कि उससे ऊपर अगर चला गया तो स्टॉक ओवरबॉट पोजीशन को बताता है, और अगर इससे नीचे चला जाता है तो ओवर सोल्ड पोजीशन को दिखाता है। 70 और 30 की जो वैल्यूज होती है, अभी मैं आपको इसको शो भी करने की कोशिश करूंगा अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आई तो दिस ऑसिलेटर वाज डेवलप्ड बाय वेल्स वाइडर, ठीक है। और ये टेक्निकल स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने के लिए देखा जाता है मार्केट की। और इसको कैसे निकालते हैं? RSI निकालने के लिए सिंपली आपको करना है 100 में से घटा दीजिए 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस P। और P क्या है? एवरेज गेन पर डे डिवाइड बाय एवरेज लॉस पर डे, ठीक है। P का मतलब P एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप P दिखाओ, X दिखाओ, किसी भी नाम से इसको शो कर सकते हो, ठीक है। तो जो किसी स्टॉक्स के प्राइस बढ़ने पर गेन कितना हुआ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है, मान लो ये टाटा मोटर्स वाले शेयर है मान लीजिए मेरे पास, तो मैंने कहा कि भाई आज इतना फायदा हुआ, आज इतना फायदा हुआ, आज इतना फायदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे इतना लॉस हुआ, अगले दिन इतना लॉस हुआ, अगले दिन इतना लॉस हुआ। तो जो पीरियड जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ उन 10 दिन में, उन 20 दिन में, और उन 10-20 दिन में एवरेज लॉस कितना हुआ, वो जो रेशियो है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस की एवरेज गेन पर डे, एवरेज लॉस पर डे, ठीक है। तो उस रेशियो को यहाँ पर रख दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए 100 को, 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस P, और 100 में से उस वैल्यू को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा RSI, ठीक है। कैन बी कंप्यूटेड फॉर एनी नंबर ऑफ डेज, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। इफ इट इज कंप्यूटेड फॉर लॉन्ग पीरियड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग सिग्नल इज रिड्यूस्ड। तो एडवाइज यही किया जाता है कि जनरली इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए निकालना चाहिए ताकि बहुत शॉर्ट टर्म का जो पीरियड है वो रॉन्ग सिग्नल भी दे सकता है। और ये रूल ऑफ थम्स मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ कि जब ये 70 को क्रॉस कर जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, तो ये ओवरबॉट पोजीशन को दिखाता है शेयर की। और जब ये जो 30 से नीचे चला जाता है तो ये ओवर सोल्ड पोजीशन को दिखाता है। ओवरबॉट पोजीशन पर मार्केट में डाउन ट्रेंड आने की संभावना है, ओवर सोल्ड पोजीशन पर पहुंचने के बाद मार्केट में अप ट्रेंड आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर 30 से नीचे है तो फिर बाय सिग्नल क्रिएट होता है, 70 के ऊपर पहुंच गया, 70 के पास पहुंच गया तो सेल सिग्नल को दिखाता है, ठीक है। कोशिश करते हैं इसमें अगर साथ देता है तो ये मैं यहाँ स्टडीज में RSI निकालता हूँ, RSI यस, ये देखो ये RSI लग गया नीचे, ये व्हाइट लाइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो दो पैरेलल लाइन आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये इसकी वो लाइन है जब ये इस लाइन को टच कर देता है ऊपर, ठीक है। ये RSI, ये देखो RSI 14 जो है ये शो कर रहा है 14 दिन के बेस पर लिया हुआ है, ये इसमें दे रखा होता है, MACD में पता नहीं क्यों नहीं दिखा पा रहा था। तो RSI 14 का मतलब ये चौथे दिन का RSI लिया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर इधर से, जो अगर आपको कुछ और चेंज करना हो, बाय डिफॉल्ट 14 का शो कर रहा है, ठीक है। और अब ये MACD लाइन जो है जब ये देखो बहुत डाउन यहाँ इसको टच कर जाएगी, ठीक है, ये नीचे 30 है लाइन और ये 70 के लाइन है, 30-70 का जो रेंज के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ जैसे अब इसको इसने टच किया है इसको, तो इसके बाद अब ये ओवरबॉट पोजीशन है, ठीक है। और जब यहाँ नीचे पहुंच रहा है तो ओवर सोल्ड पोजीशन है, यहाँ से सेल सिग्नल बनता है, यहाँ से इसमें बाय सिग्नल बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी ऑसिलेटर्स पर सिर्फ ऑसिलेटर्स के बेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। अब देखो यहाँ टाटा मोटर्स का शेयर खुद अपने आप भी बोल रहा है, ये 200 का प्राइस था, उसके बाद ये लगातार बढ़ता ही चला गया। ये चार्ट लगा के हिसाब से लगा हुआ 1 डे, तो ये डेज सिग्नल को शो कर रहा है। इसमें बड़ी तेजी से आपको बढ़ोतरी नजर आ रही है और उसके साथ साथ ये RSI भी बढ़ता नजर आ रहा है। कभी भी किसी केवल एक के बेस पर तो हम निष्कर्ष निकालते नहीं है, काफी सारे इंडिकेटर्स को देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आपको हमने एक बार दिखाया भी था कि इसमें, जैसे कि यहीं पर ही अगर मैं आता हूं तो आप यहाँ देखें, टेक्निकल खुल जा भाई कुछ थोड़ी सी हैंगिंग की प्रॉब्लम है, मैं दिखा नहीं पा रहा इसमें। चलिए, अदरवाइज जो अगर हम इसमें जो जाकर देखें तो मेन इसमें जो आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं जैसे 15-20 एनालिसिस को लेकर चलता है और ये बताता है कि इसमें से भाई इतने जो एनालिसिस हैं वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, इतने नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, और जनरली बस उस बेस पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 20 में से भाई 14 अगर पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, 6 डाउन नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, तो जनरली हम मान लेते हैं कि मतलब एक तरह से जो भाई बहुमत के हिसाब से निर्णय जनरली ले लेते हैं। तो सिर्फ एक इंडिकेशन के बेस पर काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज बहुत सिंपल सी बात, जैसे कभी आपने इसको पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस जो आपने किया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक कोई पर्टिकुलर बेस, जिसे मैंने कहा कि आज का जो शेयर प्राइस है एक सप्ताह के शेयर प्राइस के मुकाबले कितना बढ़ा या कितना घटा, उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर्स कैसे काम करता है, रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर्स या ROC बोलते हैं शॉर्ट में इसको, मेजर्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द करंट क्लोजिंग प्राइस, आज का क्लोजिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस फॉर द पास्ट पीरियड। जितने दिन के पहले का तुम ले रहे हो, n नंबर ऑफ डेज, मान लो 7 दिन पहले का ले रहे हो तो 7 दिन पहले वाला प्राइस नीचे लिख देना कि भाई आज प्राइस 50 रुपए हो गया, एक सप्ताह पहले 40 था, गुना कर दिया 100, तो भाई एक सप्ताह वाले प्राइस के मुकाबले आज ये हो गया 125। तो इन परसेंटेज टर्म में आप ऐसे में निकाल सकते हैं, और आप कहें भी सिर्फ मुझे चेंज चाहिए तो 125 में से 100 घटा दो, 25% बढ़ गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। दो तरह से निकल सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक सप्ताह पहले प्राइस था मान लो 60 रुपये, आज प्राइस है एक सप्ताह पहले जो है प्राइस था मान लो 50 रुपये, और आज प्राइस है 60 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करोगे। और अगर गिरावट आती है, अभी प्राइस है 40 रुपये, पहले था 50 रुपये, तो 0.8 यानी कि 80, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 80, और 80 में से 100 अगर लेस करते तो फिर ये -20 आ जाएगा। तो ये बताता है कितना परसेंट बढ़ा या कितना परसेंट घटा, किसके मुकाबले, पिछले प्राइस के मुकाबले। पिछला प्राइस कब का, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है उसके बेस पर ये काम करता है। रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर्स और ROC मेजर्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द प्राइस, ठीक है, करंट क्लोजिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इन द पास्ट। इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग ओवरबॉट पोजीशन या ओवरसोल्ड पोजीशन, ठीक है। और इससे हमें ट्रेंड रिवर्सल का भी पता चल जाता है। जब रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा हो जाती है, ROC बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जनरली हम क्या करते हैं, 12 वीक्स का या 12 मंथ्स का ROC हम निकाल सकते हैं। ROC भी वहां से निकल सकता है चार्ट से, लेकिन थोड़ा सा उसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा उसको। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, करंट क्लोजिंग प्राइस, अभी का प्राइस है 60 रुपए, डिवाइड बाई क्लोजिंग प्राइस बिफोर n नंबर ऑफ पीरियड, जैसे आपने एक महीने के बेस पर लिया है तो एक महीने का पीरियड, 12 सप्ताह पहले का लिया तो 12 सप्ताह पहले का प्राइस, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा 120। सेकंड मेथड में बस सब कुछ सेम है, बस -100 और करके ये 120 की जगह हम 20 दिखा देंगे, कितना फर्क है। और इस बेस पर हम ROC ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड जो है उसका फायदा ये है कि उससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता चल जाएंगे। उसमें तो वैसे चलेगा भाई, 100 था फिर 120 हुआ,
फिर 110 हुआ, फिर मान लो घटा तो 80 हो गया, 90 हो गया, पर वो रहेगा पॉजिटिव में। लेकिन उसमें अगर वो 10% बढ़ा तो +10, 5% घटा तो -5, तो प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज को वो शो कर रहा होता है। और इन वैल्यूज को जब हम ग्राफ पर दिखा देते हैं तो बन जाता है ROC ग्राफ, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर तो टाइम पीरियड लिया जाता है, यहाँ तो टाइम YOX, यहाँ तो डेज हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, और यहाँ तुम्हारा ROC की वैल्यू दिखाते रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला मेथड यूज किया है। फर्स्ट मेथड यूज किया है तो जैसे जो 100 है, 100 के आसपास वो मूव करेगा। और सेकंड मेथड है तो वो 100 को नहीं लेता, वो तो देखता है भाई 10% बढ़ा या 5% घटा, तो उसमें जीरो वैल्यू लेकर जीरो के आसपास मूवमेंट चलती है, ठीक है। इन फर्स्ट मेथड इट मूव्स अराउंड 100 एंड इन सेकंड मेथड इट मूव्स अराउंड 0। और ROC चार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम थोड़ी सी हिस्टोरिक हाई और हिस्टोरिक लो वैल्यूज जो हैं, यानी कि ये चार्ट अपने हाईएस्ट उस पर कब था, लोएस्ट पर कब था, वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब ये अपने हिस्टोरिक हाई वैल्यू को टच कर रहा होता है, यानी कि जो कभी कह लीजिए कि बहुत पहले कभी इतना आया था या हिस्टोरिक हाई पर है, तो इसका मतलब बहुत ऊंचा पहुंच लिया, गिरावट का चांस ज्यादा है। और जब ये हिस्टोरिक लो पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह से आगे हम बढ़ें, नेक्स्ट है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स। ये बस भाई लास्ट लेंगे, अदरवाइज तो बहुत लंबा खिंच जाता है फिर इसमें। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स, ये जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, डेवलप्ड बाय जॉर्ज सी लेन 1950 में। और ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर्स है जो मार्केट के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट की मूवमेंट्स किस तरफ चलेगी। ये इस बात में बिलीव करता है कि स्टॉक प्राइस जब बढ़ता है तो क्लोजिंग प्राइस उस बढ़े हुए प्राइस के नज़दीक, हाई प्राइस के नज़दीक बंद होता है। मतलब आज देखो स्टॉक प्राइस बढ़ा घटा, काफ़ी सारी मूवमेंट्स उसमें चली, तो जब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो क्लोजिंग प्राइस जो होगा स्टॉक का वो बढ़ा हुआ होगा, और स्टॉक प्राइस अगर गिर रहा है तो क्लोजिंग प्राइस भी गिरा हुआ मिलेगा। दिन भर में अगर डाउन मूवमेंट्स रही है तो क्लोजिंग प्राइस स्टॉक लास्ट में गिरकर बंद होगा, और अगर अपवर्ड मूवमेंट रही है तो स्टॉक प्राइस बढ़कर बंद होगा। तो इफ प्राइस फॉल्स द क्लोजिंग प्राइस टेंड्स टू बी नियर द लो प्राइस ऑफ द डे। और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स के लिए हम 5 दिन का जनरली, वैसे कोई 5 का कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली 5 का जो इसने जो दिया है वो 5 का दिया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से 7 दिन का, 10 दिन का, 14 दिन का, जो आपको लेना ले सकते हो। तो 5 पीरियड के हिसाब से चलता है, 5 डेज, 5 वीक, 5 मंथ्स, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेडर्स इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से जो डिफरेंट पीरियड का भी यूज करते हैं। और ये इसका फॉर्मूला है, इसके लिए 2 लाइंस निकाली जाती है इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर। एक लाइन को बोलते हैं परसेंटेज के लाइन, एक को परसेंटेज डी लाइन, और इनकी ग्राफिक लाइन खींची जाती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज के कैसे निकालेंगे, 100, ठीक है, 100, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, C माइनस L5 डिवाइड बाई H5 माइनस L5, ठीक है। C माइनस L5, H5 माइनस L5, ये जो रेशियो आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। C क्या है, C है क्लोजिंग प्राइस, करंट क्लोजिंग प्राइस, लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस, कि अभी जिस पीरियड के लिए मैं निकाल रहा हूँ उस पीरियड में स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या रहा। L5 लोएस्ट प्राइस क्या रहा इन 5 दिन में, 5 दिन का ले रहे हैं ना, अगर 7 लोगे तो यहाँ 7 लिख देना, 10 लो तो यहाँ 10 लिख देना। तो 7 दिन में स्टॉक अपने लोएस्ट प्राइस पर कब रहा। H5 का मतलब स्टॉक अपने पिछले 5 दिनों में हाईएस्ट प्राइस पर कब रहा। तो H5 माइनस L5 और C माइनस L5, ये जो रेशियो बन रहा है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली ये परसेंटेज के बन जाएगा। और परसेंटेज डी कैसे निकलेगा, परसेंटेज डी के लिए हम निकालते हैं A3 माइनस B3। A3 B3 क्या है, ये C माइनस L5 निकाला था ना, इसका 3 दिन का टोटल कर लो, वो A3 कहलाएगा। और H5 माइनस L5 जो हमने किया था, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस 5 दिन का, लोएस्ट प्राइस 5 दिन का, उनका जो डिफरेंस था
उसका भी 3 दिन का सम कर लो, वो B3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज के और परसेंटेज डी के बेस पर काम करता है। अब ये देखो, आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो टेबल इसीलिए बनाने की कोशिश की ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने इमेजिनरी जैसे 7 दिन का प्राइस ले लिया, 7 दिन वो स्टॉक प्राइस हाई पर रहा, 97, 98, 96, 94, ये उसके हाई प्राइस रहे। ये उस स्टॉक प्राइस की इसकी लो प्राइस लोएस्ट पर जहां पहुंचा, ये क्लोज पर रहा। राउंड ऑफ वैल्यू ली हुई है मैंने समझाने के लिए। अब देखो C माइनस L5 निकालना है। सबसे पहला काम C माइनस क्लोजिंग प्राइस माइनस L5 लोएस्ट 5। तो यहाँ तो 5 दिन का डेटा ही नहीं है, ना यहाँ है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है। यहाँ 5वें दिन पर पहुंचा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लोजिंग प्राइस C माने क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस तो इसी का ही लो भाई, ये वाला क्लोजिंग प्राइस 92 रुपया माइनस L5। L में लोएस्ट कहाँ है, ये, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क भी कर रखा है। तो 92 माइनस 91 ये हो जाएगा। अब ये अगला कैसे निकाला ऐसे, C माइनस L5 क्लोजिंग प्राइस 93, और इन यहाँ से काउंट करो पिछले 5 दिन, 1 2 3 4 5, इन 5 दिनों में सबसे कम कितना, फिर से 91। तो भाई 93 माइनस 91 2 रुपया। फिर आगे चलो, यहाँ इधर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस कितना है, 93 है, और इन 1 2 3 4 5 5 दिन में सबसे कम फिर से 91। तो 93 माइनस 91 फिर से 2 रुपया। ठीक है, और जो D3 निकालना था अभी हमें, ठीक है, परसेंटेज D, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, C माइनस L5 5 दिन का टोटल चाहिए होता है, 3 दिन का सॉरी। तो 1 2 और 2, तो ये A3 वैल्यू आ गई हमारे पास 5। इसी तरह से H5 माइनस L5 हाइएस्ट 5 माइनस लोएस्ट 5। तो 1 2 3 4, इन पहले 4 दिन तो कोई डेटा नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से अब आ जाओ, हाईएस्ट 5 कौन सा रहा, 1 2 3 4 5, इन 5 दिनों में हाईएस्ट है ये वाला। और लोएस्ट कौन सा था, 1 2 3 4 5, लोएस्ट तो ये 91 ही है। तो 98 माइनस 91 7। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5, हाईएस्ट कितना, वही 98, और लोएस्ट कितना, वही 91, तो फिर से 7। यहाँ आ जाइए, हाईएस्ट कितना, 1 2 3 4 5, इन 5 दिन में हाईएस्ट देखो कितना है, 96 है यहाँ तो, और लोएस्ट तो वही 95 ही आ रहा है। तो 96 माइनस 91 यानी कि 5। तो B3 होता है इन 3 दिनों का टोटल, 7 और 7 14 और 5 19, और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अब मान लो 8वां दिन होता, यहाँ पर ये वैल्यू मान लो 3 आ रही होती, यहाँ पर ये वैल्यू मान लो अगले की सपोज कीजिए 4 आ रही होती। तो अब यहाँ A3 कितना बनता भाई, फिर 2 और 2 4 और 3 7, यहाँ बनता 7 और 5 12 और 4 16। ऐसे ये A3 B3 A3 B3 ये भी चल रहे होते हैं। ठीक है, और अब मुझे निकालना है परसेंटेज के। परसेंटेज के लिए क्या करना है, C माइनस L5 यानी कि ये वैल्यू डिवाइड बाय H5 माइनस L5 ये वैल्यू, और गुना 100। तो 1/7 गुना 100, 2/7 गुना 100, 2 डिवाइडेड बाय 5 गुना 100, नहीं 2 डिवाइडेड बाय 5, हाँ ये मैं गलत कर गया। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 7 था, 2 डिवाइड बाय 5 आना था भाई। तो 2 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये 40 आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये परसेंटेज के आ गया। और परसेंटेज डी हमें कैसे निकालना है, परसेंटेज डी निकालते हैं A3 डिवाइड बाय B3 और गुना 100। तो 5 A3 है 5 डिवाइड बाय B3 है 19 गुना 100 26.31। अगले दिन का निकालना होता, अगर हमारे पास जैसे ये आ रहा था 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7, और ये कितना था 4 और 5 9, 9 और 7 16 16। तो 7 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज डी आ रहा होता है। तो ये स्टोकेस्टिक कहलाते हैं, स्टोकेस्टिक वैल्यू। ठीक है, और जब यहाँ पर भी वही है कि जब ये वैल्यू 70 से ऊपर पहुंच जाती है इनकी वैल्यू, तो इसे ये ओवरबॉट पोजीशन को दिखाता है। यानी कि ओवरबॉट का मतलब मार्केट बहुत चढ़ गई, गिर सकती है। और जब ये बिलो 30 पर पहुंच जाता है तो ओवरसोल्ड पोजीशन को दिखाता है, यानी कि मार्केट अब चढ़ सकती है। ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट करें, इनको फास्ट बोलते हैं, फास्ट स्टोकेस्टिक। ठीक है, बहुत तेजी से मूवमेंट्स को दिखा रहे हैं पूरे दिन के। तो एक हम
इनकी 3 दिन की एवरेज निकाल सकते हैं। ये जो आएंगे ना, ये जो वैल्यू आ रही है परसेंटेज डी और परसेंटेज के की, इनकी अगर आप 3 दिन की मूविंग एवरेज निकाल लें तो उसी को स्लो स्टोकेस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस भाई इतना ही करवाएंगे, बहुत कुछ है, था समुद्र की तरह है टेक्निकल एनालिसिस, तो उसमें जितना आप गोता लगाओगे और ज़्यादा सीखते जाओगे, लेकिन सब चीज़ें आती तब है जब हम प्रैक्टिकली हम उसको कर रहे होते हैं। तो अब बस लिमिटेशंस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की क्या मेजर लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस ये है कि इसके लिए आपको एक इंटरप्रिटेशनल स्किल की जरूरत है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशनल स्किल। चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, चार्ट तो सभी के सामने अवेलेबल होता है। अब एक को उसी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, दूसरे को नजर नहीं आ रहा। एक को एक्स ए बी सी डी पैटर्न बनता दिख रहा है, दूसरे को नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशनल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, वो कल्पना होनी चाहिए, वो देख पाने की क्षमता आप में होनी चाहिए, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा टिपिकल पड़ता है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक साथ देखनी होती है। आपके पास चार्ट्स होते हैं तो चार्ट्स के बेस पर स्टडी आप करते हैं। दूसरा, इसमें बायसनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डाटा है, जो पैटर्न है, इससे अब कोई एक आदमी कोई पैटर्न बना सकता है, दूसरा उसी से कोई दूसरा पैटर्न बना सकता है, ये भी सही है वो भी सही है। ठीक है, तो इस तरह की, अच्छा, कई बार जो है ये आपको जो कह लीजिए कि कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स भी दे सकता है। ठीक है, फॉल्स इंडिकेशन, कई बार जो है ये बिल्कुल अच्छी कंपनी के बारे में फॉल्स इंडिकेशन दे सकता है। ठीक है, और जो है उससे हो सकता है कि आप तो इसलिए हमेशा ये इसको अगर हमने पढ़ा भी है कि इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में दोनों में बेहतर कौन, अकेला कोई सा भी बेहतर नहीं, दोनों को साथ साथ स्टडी करना चाहिए। ठीक है, इसकी मार्केट की मूवमेंट्स को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करिए, और स्टॉक को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करिए। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए टेक्निकल एनालिसिस जनरली आइडियल नहीं समझा जाता। ठीक है, शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इस तरह की जो मूवमेंट्स कई बार आ जाती है, अप डाउन कई बार हो चुकी होती है। जनरली ये जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, ठीक है, उनके मतलब की चीज ज्यादा समझी जाती है। ठीक है, और कई बार हो जाता है इसमें लेट रिस्पॉन्स। ठीक है, कई बार क्या हो रहा होता है कि अब देखो, स्टॉक की मूवमेंट्स को समझने का मजा तो तब है जब मुझे पहले से पता चल जाए कि मूवमेंट ये है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप यूं कहेंगे देखो ये इंडिकेशन बन रहा था, तो इस इंडिकेशन की वजह से देखो स्टॉक प्राइस बढ़ा ना, लेकिन इसका फायदा अब क्या है, जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे जब आगे की प्रोडिक्शन का पता चले तब कुछ बेनिफिट है। तो कई बार क्या होता है कि ये ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करते हैं, और उस समय तक वो इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट हो जाती है। ठीक है, कई बार हम भी ज्यादा वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में आ जाते हैं, और उसकी वजह से जब तक हम फिर रिस्पॉन्ड करते हैं तब तक मार्केट का ट्रेंड बदल चुका होता है। तो निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, लेकिन साथ में फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को साथ साथ किया जाए तो एक्चुअल में एनालिसिस करके आप सही ढंग से सही सिक्योरिटी का सिलेक्शन भी कर सकेंगे, सही समय का चुनाव भी कर सकेंगे, और बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस मेरी तरफ से तो कंप्लीट होता है इसमें, और नेक्स्ट टाइम हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, वो भी इसी में ही आती है कि सिक्योरिटीज का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसको नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए।